चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मैटर वेव्स या फिर डी ब्रॉय वेव्स। इस समय जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सभी से समझ लो क्वेश्चन आने आना। इस समय आप रोज आते हैं, रोज एक क्वेश्चन पाते हैं, ठीक है। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना, चाहे ये डी ब्रॉय ले लो चाहे ये। और अब की बार तो और भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि ट्रांजिस्टर सिलेबस में है नहीं, रेडियो एक्टिविटी है नहीं, तो वो दो टॉपिक हट गए, तो यहाँ से तो 100% वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, हर एक टॉपिक से देगा ही, क्योंकि जो क्वेश्चंस दे रहे हैं तो उसमें फिर ये जो टॉपिक बचे उन्हीं से आने। तो आप सभी टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप देखेंगे कि क्वेश्चंस इससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए, हर साल लगभग एक क्वेश्चन मिलेगा, शायद ही कभी बीच में कभी एक आधा साल क्वेश्चन ना पूछा गया। तो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स या इसको हम लोग पढ़ते हैं डी ब्रॉय वेव्स। ये लिखा ब्रॉगली जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ा जाता है ब्रॉय। तो ये यहाँ पर जो है डी ब्रॉय वेव पढ़ा जाएगा, मैटर वेव्स या डी ब्रॉय वेव्स, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो थे इनका नाम, पूरा नाम बहुत बड़ा था, प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रॉय, ठीक है। ये इनका नाम था भारी भरकम, और काम भी इनका बहुत भारी भरकम था। पहले ये जो है हिस्ट्री पढ़ा करते थे, ठीक है। सोच लो, इतिहास पढ़ के इन्होंने साइंस में रुचि दिखाई। अब तुम लोग कैसे हो, बैठ के टाइम देखा करते हो, जल्दी बस क्लास निपटे हम भागे यहाँ से, ठीक है। तुमको पढ़ने का मौका मिला, तुम पढ़ना नहीं चाहे। वो बेचारे हिस्ट्री छोड़ के साइंस पढ़ने लगे, इतना उनको इंटरेस्ट आया। ये जो थे इनके एक भाई थे मॉरिस डी ब्रॉय, तो वो जो है यही साइंस में मतलब साइंटिस्ट ही थे। तो ये उनके काम से इतना ज्यादा अफेक्ट हुए, मतलब इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि इन्होंने इतिहास रख दिया किनारे का, ये सब हटाओ, अब नहीं पढ़ना है, हमें साइंस पढ़ना है, ये ज्यादा अच्छा है। तो इन्होंने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया, और सोचो कितने मन से पढ़े होंगे कि इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। मतलब सोचो इतिहास वाला आदमी साइंस पढ़ के नोबेल प्राइज ले गया, और एक तुम हो ऊँगते रहते हो बैठ के, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसके पीछे का लॉजिक, कोई भी काम करो तो मन से करो। तो इन्होंने एक्चुअल में किया क्या, ये जो है जब आप पीएचडी कर रहे थे, तो पीएचडी करते समय इन्होंने जो अपने पेपर लिखे, मतलब जो थेसिस उसमें लिखना पड़ता ना, पेपर्स जो सबमिट करने पड़ते हैं, तो ये एक्चुअल में पीएचडी कर रहे थे, मतलब रियल में। जैसे अपने यहाँ होती है पीएचडी, पैसे देकर पीएचडी हो गई, डॉक्टर लेके, ठीक है। तो वैसा नहीं, रियल वाली पीएचडी कर रहे थे, मतलब मन लगा के कर रहे थे पीएचडी। तो इन्होंने अपनी पीएचडी के पेपर्स में एक बात लिखी कि जो यहाँ पर आगे बताते हैं, पहले जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टाइन, इन लोगों ने जो कहानी सेट कर रखी थी, तो उस कहानी से हम लोगों को एक बात तो पता ही है कि जो वेव है उसके दो नेचर हैं। कौन कौन सा? एक तो मतलब वेव का मतलब रेडिएशन है, ठीक है। तो वेव के दो नेचर हैं, एक तो वेव नेचर है और दूसरा उसका पार्टिकल नेचर है, ठीक है। तो हम वेव का मतलब रेडिएशन से समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये कहानी तो पहले से सेट थी कि भाई वेव के दो नेचर है, एक तो वेव नेचर है रेडिएशन का, और दूसरा है पार्टिकल नेचर। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पार्टिकल के भी दो नेचर होंगे। एक तो वो पार्टिकल है तो वो तो है ही है, तो पार्टिकल नेचर तो रहेगा ही रहेगा, और दूसरा उसका वेव नेचर भी होगा, ठीक है। दोनों तरह के नेचर होंगे वहां पर उसके भी। तो भाई इनसे पूछा गया कैसे, तो कहा इन्होंने बिकॉज नेचर लव सिमिट्री, बस खत्म कहानी, ठीक है। कि नेचर को सिमिट्री पसंद है इसलिए ऐसा होगा। तो अब ये बात मतलब बहुत बड़ी बात थी, ये जो कही तुम्हें तो खैर समझ में नहीं आया होगा क्या है, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि पार्टिकल के भी दो नेचर, मतलब उन्होंने कहा वेव के दो नेचर, तो इन्होंने क्या कह दिया उसका उल्टा कि पार्टिकल के भी दो नेचर होंगे। तो ये चीज बहुत बड़ी थी, और इसके लिए जो जिसके अंडर ये पीएचडी कर रहे थे, ये उसको भी नहीं पता था, क्योंकि एक्चुअल में पीएचडी कर रहे थे ना। तो यहाँ पर ये रियल इन्होंने अपना थिंक किया था, अपनी जो इनकी विचारधारा थी वो इन्होंने बताई। इसलिए जहां पर लिखा होता है डी ब्रॉय, वहां लिखा होता है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, परिकल्पना का मतलब विचार, परी की कल्पना नहीं, ठीक है। क्योंकि परी की कल्पना करते तो ये नोबेल प्राइज नहीं मिलता इनको, ठीक है। तो इनका अलग अपना था, तो इन्होंने जो भी बताया, ठीक है, तो उन्होंने अपना एक विचार प्रकट किया कि ऐसा यहां पर होगा। तो अब ये बात उसको भी नहीं पता थी जिसके अंडर में पीएचडी कर रहे थे। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई उसको साइन करना था, उसको इनको डिग्री देनी थी, और उसको पता नहीं था कि ये बता क्या रहे हैं। जैसे तुम्हें नहीं पता वैसे इनको भी नहीं पता चल रहा था कि ये बता क्या रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि किसी बुक में तो लिखा नहीं था। इनका ये अपना ओरिजिनल था जो इन्होंने अपना बनाया यहाँ पर, ठीक है, जो हाइपोथेसिस इन्होंने वहां पर रिप्रेजेंट की।
तो प्रॉब्लम हो गई, तो उस पैनल में फिर और लोगों को भी बुलाया गया, आइंस्टाइन भी आए वहां पर, सब लोगों ने इनकी बात सुनी। बाद में ये देखा गया कि भाई ये जो स्टूडेंट जो कह रहा है इसकी बात में दम तो है, ठीक है। तो साइन तो हो गए वहां पर, इनको डॉक्टरेट की डिग्री तो मिल गई, लेकिन नोबेल प्राइज नहीं मिला था, क्योंकि जब इनसे कहा गया भैया प्रूफ तो करो, तो कहा प्रूफ हम नहीं करेंगे, होगा यही। कहा ये पकड़ो फार्मूला, तो इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। और कहा ये फॉर्मूला लो और जो प्रूफ करना है प्रूफ कर लो, ठीक है, होगा यही, जो इस फॉर्मूले से आएगा वही निकल कर आएगा, आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर अलग मैटर हो गया ना कि डेरिवेशन होगा, मतलब फॉर्मूला यही है, प्रूफ करना है नहीं करना है, तो इस पे बाद में और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलते रहे। तो इन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया और इन्होंने ये बात बताई कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है, तो इन्होंने कहा हर मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है उसका एक वेव नेचर रहेगा, ठीक है। मतलब हर मूविंग ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड एक वेव रहेगी, और ये एक अलग तरह की वेव होगी जो ना तो मैकेनिकल होगी और ना ही नॉन मैकेनिकल। इसलिए इस वेव का नाम क्या दिया गया, मैटर वेव। मतलब इन्होंने क्या कहा कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे हम अगर चलने लगे तो हम भी वेव, तुम चलने लगे तुम भी वेव, तुम्हारी बॉटल चलने लगी वो भी वेव, फैन चल रहा है वो भी वेव। मतलब इन्होंने कहा जो कुछ भी मूव कर रहा है वो सब वेव है, ठीक है। तो इन्होंने सारी चीजों को बता दिया कि वो वेव है, अगर उसके पास मोमेंटम है तो वो वेव नेचर रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी, ठीक है। तो इन्होंने ये बात बताई थी 1924 में, लेकिन उसके बाद ये डेराइव नहीं हो पाया था। तो जैसे उस समय भी कई लोगों ने कुछ ऐसा किया होगा, एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, तो उसकी हम बस ऐसे वैल्यूज रख रहे हैं, हम ऐसे बता नहीं रहे पूरा, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, सब वैल्यूज रखकर बस सॉल्व ही करना है। तो वो एग्जाम्पल, तो उस समय भी लोगों ने ऐसा किया तो होगा ही। एक बॉल है, उसका मास है 150 ग्राम, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ निकालनी कि भाई अगर ये बॉल इतने मास की इतनी वेलोसिटी से चलेगी तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी, और उस वेव की वेवलेंथ आपको निकालनी। तो उस समय भी कुछ ऐसा किया गया होगा, तो वेवलेंथ निकाली गई। तो यहां से अगर इस फॉर्मूले से इसकी वेवलेंथ निकालें तो वो वेवलेंथ आएगी 1.47 इंटू 10 टू द पावर -24 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये वेवलेंथ वहां पर आई। तो जब ये वेवलेंथ यहां पर आई तो भाई ये हुआ कि भाई ये मेजर कैसे किया जाए, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको मेजर करना पॉसिबल ही नहीं था। कहा ये मेजर कैसे हो, तो इन्होंने कहा ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी है, तुम जानो कैसे मेजर करना, हम आएगा यही, अगर तुम मेजर कर लो तो आएगा यही, जो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ लिखी यही वैल्यू यहाँ पर मेजर करने पर आएगी। लेकिन ये मेजर नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ही कम वेवलेंथ है। एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में रहती है, ठीक है। और एक्सरे के बाद क्या बचता है, गामा रेज, हम लोग वहीं तक का मेजरमेंट ही तो जानते हैं, ठीक है, उसके बाद का नहीं। और ये क्या है, 10 टू पावर -24 एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट पॉसिबल तो नहीं हो पाया। बाद में 1927 में आए डेविसन और जर्मर, जिनको इस साल सिलेबस से निकाल दिया गया, ठीक है। तो वो आए और उन्होंने फिर इस चीज को प्रूव किया, और उन्होंने इस चीज को प्रूव किया इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक वेलोसिटी दी लगभग 10 टू द पावर 6 के ऑर्डर की, और उस वेलोसिटी को देने के बाद उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसका एक वेव नेचर है। उन्होंने इस वेव नेचर को वहां पर ऑब्जर्व किया, और उस वेव नेचर को उन्होंने एक्सप्लेन किया, पूरा बताया, और वहां से जो वेवलेंथ आई प्रैक्टिकल करके, और जो इनके फार्मूले से वेवलेंथ आई, वो दोनों वेवलेंथ लगभग सेम थी, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है ना, तो वो लगभग लगभग वही वेवलेंथ जो यहां से आई, वही वेवलेंथ प्रैक्टिकल करके आई, और वही वेवलेंथ यहां पर न्यूमेरिकल से आई। तो इन्होंने कहा ये तो हमें पहले से पता था, हम इन्हें तो दिया था फॉर्मूला, ठीक है। तो इन्होंने कहा वो एकदम कंफर्म है कि ये पार्टिकल भी दो तरह के नेचर रिप्रेजेंट करेगा। तो इन्होंने 27 में, डेविसन जर्मर ने 1927 में इस चीज को प्रूव किया था। उसके बाद 28 में थॉमसन ने भी प्रूव किया था, और 1929 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। बाद में इनको भी मिला था, जिन्होंने ये डेविसन जर्मर को भी मिला था, ठीक है। लेकिन इनको बाद में जब ये सब प्रूफ हो गया तब इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इस कहानी के पीछे का लॉजिक यही था कि हमें यहाँ पर ये बात थोड़ा सा समझना था कि ये मैकेनिकल वेव भी नहीं है, नॉन मैकेनिकल भी नहीं है, बल्कि ये एक वेव उस मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड है। मतलब अगर कोई चीज मूव करने लगती है तो हम उसको वेव नेचर मानेंगे,
मतलब वहां पर वो पार्टिकल है लेकिन उसकी पोजीशन को हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी तो ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल की अगर आप पोजीशन को एग्जैक्ट मेजर करोगे तो उसके मोमेंटम में 100% की एरर हो जाएगी, और अगर मोमेंटम को एक्यूरेट मेजर करोगे तो उसकी पोजीशन आप नहीं मेजर कर पाओगे, 100% एरर उसमें रहेगी रहेगी। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब वो मूव करेगा तो उसका एक वेव नेचर होगा, मतलब उससे एसोसिएटेड एक वेव वहां पर होगी। तो उस वेव को हम एक अलग ही टाइप की वेव दिमाग में रखेंगे, क्योंकि वो ना तो मैकेनिकल है, जैसे हम बोल रहे हैं तो यहाँ से जो वेव जनरेट हो रही है मैकेनिकल है, लाइट जो जा रही है एक जगह से दूसरी जगह वो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, और इसमें मैटर ही खुद वेव से एसोसिएट हो जाता है। तो ये एक अलग टाइप की वेव है जिसको हम लोग कहेंगे मैटर वेव। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अब ये जो पॉइंट्स हैं लिख दिए गए। अच्छा, यहाँ से जो ये कैलकुलेशंस वगैरह हैं इनसे ये रिजल्ट निकला कि जो वेव लेंथ है वो हम वही वेव लेंथ मेजर कर सकते हैं, हम उस चीज को मेजर करने के काबिल हो, मतलब हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि हम उसी वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रैक्टिकली जिसका साइज, लेंथ का मतलब साइज, और ऑब्जेक्ट का साइज सेम ऑर्डर के होंगे, तब उसे मेजर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर है बॉल, तो इसके ऑर्डर को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, भले वो एसोसिएटेड वेव, जैसे हम अभी दौड़ना स्टार्ट कर दें तो हमसे एसोसिएटेड वेव होगी, उसकी वैल्यू तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, एच रखा, मास रखा, वेलोसिटी रखी, निकाल दिया, लेकिन वो मेजरमेंट नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो ये वेवलेंथ है ये देखो कितनी आ रही, -24 एंगस्ट्रॉम 10 टू पावर, और जो बॉल है वो इतनी बड़ी तो होगी, कुछ भी उसका साइज तो होगा ही। तो जो बॉल है उसका साइज है, मतलब उसकी जो डायमेंशन है वो तो आप सेंटीमीटर मीटर में लिख सकते हैं, और ये यहाँ पर देखो कहाँ है, एंगस्ट्रॉम में। तो इसका साइज और इसकी वेवलेंथ का साइज, इसको आप स्केल पे दिखाई नहीं पाओगे, मेजर ही नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब इन दोनों के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए ये सेम ऑर्डर के साइज के नहीं है, तो इसलिए इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसका साइज, ठीक है, तो उसका साइज आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एटम हमें कोई नहीं दिख रहा, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन उसका एक छोटा सा पार्ट, तो वो हमें नहीं दिख रहा, मतलब उसका साइज बहुत कम है। तो उसका साइज इलेक्ट्रॉन का और जो वहां से वेवलेंथ है उसका साइज लगभग बराबर था, मतलब उसकी डायमेंशंस एक ही ऑर्डर की थी, इसलिए उसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग अब सारी चीजें पढ़ लेते हैं। द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रॉय वेव एंड इज प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट, मतलब वो इस वेव पैकेट के फॉर्म में प्रोपेगेट करते हैं। द वेव पैकेट करस्पॉन्ड्स टू अ स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ अराउंड सम सेंट्रल वेवलेंथ, मतलब ये जो वेव पैकेट है एक्चुअल में क्या है, जैसे ये कोई मूविंग पार्टिकल है तो वो यहाँ पर मूव कर रहा है, तो ये उससे एसोसिएटेड वेव है। तो इसमें एक सेंट्रल वेव दिख रही है आपको, और कुछ एसोसिएटेड और वेव्स हैं जो छोटी हैं वहां पर। ठीक है, तो ये पूरा जो फॉर्मेट है इसी को बोला जाता है वेव पैकेट, तो कुछ इसी फॉर्म में चलती है। तो यहाँ पर आप उस पूरे पार्टिकल को ही वेव मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इस चीज को ध्यान रखें कि आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं अगर उसका वेव नेचर आप कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है ना कि अगर आप वहां पर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन मेजर कर रहे हैं तो उसका आप मोमेंटम मेजर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप यहां पर क्या रख रहे हैं, मोमेंटम। भाई यहां पर जो ये फॉर्मूला है H/mv, तो mv क्या है, मोमेंटम ही तो है, और मोमेंटम एक तरह से ये भी यहां पर है कि मोमेंटम पार्टिकल नेचर को ही तो रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा, मोमेंटम एक पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये जो लैम्डा है ये हम किसके लिए पढ़ते हैं, वेव के लिए पढ़ते हैं। तो एक तरह से ये फॉर्मूला वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप मोमेंटम मेजर कर रहे हैं तो आप उसकी पोजीशन को मत सोचो कि वो कहां पर है, क्योंकि वो आप मेजर ही नहीं कर सकते ना। तो आप ये समझ लो कि ये जो यहाँ पर वेव पैकेट है ये एक्चुअल में यहाँ पर कहीं भी पार्टिकल होगा, लेकिन उससे एसोसिएटेड ये वेव आपको सिर्फ दिखाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इसके जो फॉर्मूले। If a particle of mass m is moving with a speed v, then the wavelength of the matter wave associated with it is given by lambda is equal to h/mv, या mv को हम p लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है मेन जो यहाँ पर है, लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं पर आपको चार्ज वगैरह दिख रहा है नहीं। इसका मतलब इस फॉर्मूले में एक बात ये क्लियर है कि पार्टिकल कोई भी हो, चाहे वो चार्ज हो या वो अनचार्ज हो, बस वो उसके पास मोमेंटम होना चाहिए। तो अगर उसके पास मोमेंटम है तो फिर उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी जिसकी वेवलेंथ होगी h/p। अगर हम यहां से देखें तो लैम्डा और p में रिलेशन क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का, और इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में होगा। ये क्वेश्चन मतलब इसका ये जो ग्राफ है, सिर्फ ऐसे बस ग्राफ पूछा गया था AIPMT में 2015 में, और
साथ में नीट में फिर से ये पूछा गया था 2022, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्राफ ही दोनों में पूछा गया था, दोनों बार ग्राफ पूछा गया था, तो कुछ इसमें था ही नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन, ग्राफ देखा, टिक कर लिया, दांत निकाल के चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नाउ इफ k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल देन, तो अगर हम k की बात करें, k काइनेटिक एनर्जी, देखो क्वेश्चन अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर समझ लो यहीं पर एंड हो गया, इतना ही हमें बस पढ़ना था। ये आगे जो बताई जा रही है वो सब ट्रिक है, ठीक है, कि आप ऐसे से करके यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा भी दिया जा सकता है, ऐसा भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया, क्योंकि यही बस मेन फॉर्मूला है इस चैप्टर का। अब यहाँ पर आगे जो है वो सब पीछे जो आपको पढ़ा चुके हैं वही चीजें हम बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, अब p इज इक्वल टू क्या होता है, √2m के। अगर किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी k है तो हम p क्या लिखते हैं, √2m के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, या p की जगह हमने रख दिया √2m के। तो ये कोई अलग से रटने वाला फॉर्मूला थोड़े, वो तो हमें पता है p इज इक्वल टू √2m के होता है, तो वो रख लिया गया यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉर न्यूट्रॉन, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का मास हम लोगों को पता है, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल है ये भी पता है। तो अगर आप यहाँ पर इस फॉर्मूले से सॉल्व करो कि बाई चांस किसी भी तरह से न्यूट्रॉन को एक वेलोसिटी दे दी गई, यानी कि एक काइनेटिक एनर्जी दे दी गई, तो अगर काइनेटिक एनर्जी उसको दे दी गई तो न्यूट्रॉन का मास भी पता है, टू में तो कुछ पता करने लायक है नहीं, वो तो पहले से पता है, और ये h जो है वो क्या है वो भी हमें पता है। तो h2 और m ये सारा कैलकुलेशन हम पहले भी तो करके रख सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन पहले से करके रख लिया गया किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर फैक्टर 0.286 और नीचे काइनेटिक एनर्जी रखना है लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर ऐसा आपने किया तो यहाँ से जो वेवलेंथ मिलेगी वो एंगस्ट्रॉम में मिलेगी। तो कोई ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप सोचो ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया और हमने ये याद नहीं कर रखा है और किसी दूसरे ने याद कर रखा, तो हमारे उसमें कितना अंतर आ जाएगा। हम बैठ के वहां h की वैल्यू रख रहे हैं, मास रख रहे हैं, ऊपर देखकर सोच रहे हैं मास न्यूट्रॉन का क्या होता है, फिर उसका रूट निकालने से पहले 5 बार वैसे सोचना पड़ता है कि कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हम आंसर टिक कर पाएंगे। और जिसको ये याद है उसने बस k की वैल्यू रखी, सॉल्व कर लिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बाकी फैक्टर तो पहले से ही, तो इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल कहा जाए या अनचार्ज पार्टिकल, जैसे न्यूट्रॉन क्या है, अनचार्ज पार्टिकल है, तो जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूट्रॉन के लिए भी हो सकता है, वो किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकता है, किसी भी अनचार्ज पार्टिकल के लिए हो सकता है। ऑफ मास m एंड टेम्परेचर T, केल्विन इज गिवन बाय, T इन केल्विन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू, ये भी हमने ऊपर क्या पढ़ा, h इक्वल टू √2m के, तो जहां पर k क्या है 3/2 kT। अब ये फॉर्मूला हम लोग हीट में पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे तो ये जनरल फॉर्मूला है, हम लोग पहले यूज कर चुके हैं डायमेंशन में, तो ये हमें याद भी रहता है, पर मॉलिक्यूल जो काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, k क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम इस k की जगह पर ये वैल्यू रख दें, मतलब किसी गैस मॉलिक्यूल या अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन, उनके लिए अगर T टेम्परेचर दे दिया जाए तो वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3/2 kT। तो 3/2 kT यहाँ रखेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा h/√3m kT। तो ये कोई रटने वाला फॉर्मूला थोड़े, हमारा मेन फॉर्मूला तो यही है। काइनेटिक एनर्जी तो कहीं से भी हम रख सकते हैं, कोई भी काइनेटिक एनर्जी रख सकते हैं, फॉर्मूले हमारे पास जितने हैं काइनेटिक एनर्जी के, तो बस वही k की वैल्यू यहाँ रख दी गई। नीट 2017 में ये फॉर्मूला पूछा गया था, 2017 में उसने यही फॉर्मूला पूछा था न्यूट्रॉन के लिए, कि न्यूट्रॉन का अगर टेम्परेचर इतना है तो आपको उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ बतानी है क्या हो, ठीक है। नोट कर लो, ये नीट में पूछा गया, आपको ध्यान रहेगा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वरना तो सोचोगे इसमें क्या पूछा जाएगा, हटाओ इसको। तो यहाँ से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास कुछ और एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन, जो बेसिक तौर से क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं। तो अगर हम उनके लिए ना याद करें तो हमने वो तो आपको पहले बता दिया कि चैप्टर तो यहीं पर खत्म हो गया, आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो ट्रिक ही तो है कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा कर लो, ऐसा है तो ऐसा कर लो, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या किसी भी चार्ज पार्टिकल की, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं तो ये हो जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
Q इंटू डेल्टा वी लिख लो या Q इंटू वी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमें पता ही पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये उसकी हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं किसी चार्ज पार्टिकल के लिए अगर हम उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस से पास कर दें। हालांकि इसके लिए जरूरी नहीं कि वेवलेंथ के लिए, वो तो मोमेंटम हो बस, ठीक है, चार्ज होना जरूरी नहीं। लेकिन चार्ज पार्टिकल जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, उसको हम किसी एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस से पास कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर उसकी चेंज हो गई तो उसकी वेवलेंथ या काइनेटिक एनर्जी उसके पास आ गई तो उसकी वेवलेंथ आ जाएगी, मतलब हम डी ब्रॉय वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वही लिखा गया, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो सिंबल v यूज किया गया बट लिखा क्या गया है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस v से किसी q चार्ज पार्टिकल को हम पास करा दें तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, q इंटू वी। बस ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को भी हमें कोई जरूरी नहीं याद करना, हम कुछ ना याद करें, लेकिन वही प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन वाली, इसीलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन के लिए लिख दिया गया। अब आप देखो, H हमें पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल के मास और चार्ज सारी चीजें हमें पता है, तो वो सब चीजें रख दी गई और सॉल्व कर दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन के लिए क्या आ गया, 0.286, ये वही फैक्टर है जो न्यूट्रॉन में आया था, ठीक है, वही फैक्टर। तो इसलिए हम थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो सब याद रख सकते हैं, 0.286 डिवाइडेड बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। ऐसे अल्फा के लिए देखो तो 0.101 और न्यूट्रॉन के लिए उसी का डबल आ गया 202, इसी को डबल कर दो वो आ जाएगा। तो थोड़ा सा एफर्ट करके इसको याद जरूर कर लेना, छोटा सा ही चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे आपने देखा ये क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे देखेंगे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई, तो आप यहाँ पर इन फॉर्मुलों को याद रखेंगे तो प्रॉपर आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मैटर वेव्स आर नाइदर मैकेनिकल नॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही सारे पॉइंट्स हैं। The de Broglie wavelength is independent of charge and nature of the material particle. de Broglie wavelength के लिए कोई वहां पर चार्ज का होना जरूरी नहीं है, नेचर ऑफ पार्टिकल उसका भी नहीं, बस मास हो और वेलोसिटी है, बस de Broglie wavelength आ जाएगी। That is matter wave is associated with every moving particle whether charged or uncharged. Practical observation of matter wave is possible only when the de Broglie wavelength is of the ऑर्डर ऑफ द साइज, ठीक है। अभी हमने बताया था कि अगर उसी साइज की होगी तभी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हालांकि हमें पढ़ना नहीं रहता है लेकिन क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है लैंग्वेज के फॉर्म में कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हमने क्वेश्चन में दे भी दिया है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। हम लोग सिर्फ इतना समझ लें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वर्क करता है ऑन द फिनोमेना ऑफ डी ब्रॉय वेव। The de Broglie hypothesis of matter waves supports the Bohr's concept of stationary orbit, ठीक है। तो ये भी पॉइंट बस याद कर लेना है हम लोगों को कि बोर्स का जो स्टेशनरी ऑर्बिट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी ये सपोर्ट करता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो भी मैच करता है, उससे भी यहाँ पर कोई भी अपोजिशन में इसके नहीं है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट्स वगैरह और फॉर्मूले आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चंस की जहां तक बात है तो क्वेश्चन टफ भी बनाया जा सकता है, आसान भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है उस दिन उसका मूड कैसा है, मतलब वो घर से किस मूड में आया है, ठीक है। खुश होकर आया या मार खा के आया, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो एक्चुअल में इसमें क्यों ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, h डिवाइडेड बाई p। अब ये मोमेंटम की अगर हम बात करें तो पूरे मैकेनिक्स में हम लोगों ने पता नहीं कितनी जगह मोमेंटम की बात की, इलेक्ट्रोस्टेट में भी मोमेंटम आया, मैग्नेटिज्म में भी मोमेंटम आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन हम इलेक्ट्रोस्टेट से भी रिलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म से भी कर सकते हैं और मैकेनिक्स से भी कर सकते हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन को रिलेट किया जा सकता है, सीधा सीधा भी क्वेश्चन पूछा सकता है। अब उसने सोचो उसने ग्राफ पूछ लिया खाली, उसमें कौन सी क्या कलाकारी करनी थी, बस देखा और टिक कर दिया। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां पर इन चीजों को रिलेट करके भी दिया गया है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि कैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट वाला भी रिलेट करके देख लेते हैं, तो बस एक आइडिया लेना है
एक बार आइडिया, अब पूरा इलेक्ट्रोस्टेट थोड़े पढ़ाएंगे तुम्हें फिर से, या पूरा मैग्नेटिज्म थोड़े पढ़ाएंगे, वो तो सब पढ़ चुके हम लोग। तो हम लोग एक आइडिया लेंगे कि एक क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो इलेक्ट्रोस्टेट का भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि जहां पर भी आप वेलोसिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि एक फोटॉन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन वहां से निकला, निकला मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई मतलब मोमेंटम आ गया, मोमेंटम आ गया तो मतलब डी ब्रॉय वेवलेंथ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने हर क्वेश्चंस कम दिख रहे हैं लेकिन हर तरह के क्वेश्चंस उसमें शामिल कर दिए गए हैं। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, सारे आइडियाज हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सीलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 25 किलोवोल्ट। इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड टू 100 किलोवोल्ट then the de Broglie wavelength associated with the electron would be। क्या जाएगा? सेकंड। सीधा सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के लिए कहा गया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई रूट बी। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर हाँ वोल्टेज ही दिया गया, तो ये एंगस्ट्रॉम में हो गया, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, दैट इज लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1, ये हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V2। V1 की वैल्यू क्या है 25, V2 की वैल्यू क्या है 100, 1/4 मतलब 1/2। तो यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जब इस तरह से लिखा जाता है आता है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यही चीज मल्टीप्लीकेशन में होता तो हम पहला ऑप्शन टिक करते, इंक्रीजेस बाई 2 टाइम्स, और अगर डिवीजन में है तो उसको हम क्या लिखेंगे, डिक्रीजेस बाई 2 टाइम्स। नोट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.83 सेंटीमीटर इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज हमें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में घूमता है। ठीक है, द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विल बी। तो अब आप ये सोचो कि आपको डी ब्रॉय वेवलेंथ के लिए क्या चाहिए, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब m इंटू वी चाहिए, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यूब। तो r इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यूब ही होता है। तो यहां से एम वी की वैल्यू आपको पता चल गई, बस बाकी तो कैलकुलेशन बचा। एम वी की वैल्यू हमने निकाल ली यहां से और उसको रख दिया कहां उठाकर, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी में। ठीक है, तो अब एक ही क्वेश्चन से आपको रिलेशन समझ में आ गई कि कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही कैसे भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दिया गया तो वहां से बस आप उसका मोमेंटम या वेलोसिटी निकालने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे अगर मान लिया मोमेंटम निकल आ रहा है तो सीधे वो निकाल लो, अगर वेलोसिटी निकल आ रही तो मास अलग से दिया गया तो आप वेलोसिटी निकाल लो। बस यही आपको फोकस करना है कि कैसे भी आपको वो चीजें मिल जाए। और अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया कि उसने आपको दे दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन इतने से एक्साइटेड किया गया तो उसका पोटेंशियल इतना है, तो उसको वैल्यू रख दो, जो सीधे सीधे फॉर्मूले आपको बता देंगे वैसे कर दो। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। आर की वैल्यू क्या है 0.83, 10 टू द पावर -2। चार्ज अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है 2 टाइम्स 1.6 10 टू द पावर -25, तो 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन है तो इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर लेना। तो ये 0.66 इंटू 10 टू द पावर -21 आ जाएगा। .66 इंटू 10 पावर -21 अप्रॉक्स वैल्यू लगभग ये आएगी। ठीक है, आगे भी आएगा पॉइंट में, तो हमने इतना ले लिया कि हम लोग वहां पर h की वैल्यू ले लेंगे 6.6। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं h डिवाइडेड बाई एम वी, 6.6 इंटू 10 पावर -34 एंड डिवाइडेड बाई 0.66 इंटू 10 टू द पावर -20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लो, ये डेसिमल और ये डेसिमल उड़ गया यहाँ से, तो अब ये जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 ऊपर हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर 13 -13।
तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ और इंटू 10⁻10। ये मीटर में आया, हमने वहां देख लिया ना एंगस्ट्रॉम है, तो हमने एंगस्ट्रॉम का मतलब पता है 10⁻10 मीटर, तो हमने 10⁻10 को अलग कर लिया। अब आप ये देखो जो आया है, तो ये एक तरह से 1000 से इसको डिवाइड ही तो कर रहे हैं, या आप ऐसे समझ लो 10⁻2 लिखा हुआ है, 10⁻2 को कैसे लिखते हैं 0.01, और ये हो गया आगे एंगस्ट्रॉम। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। कैलकुलेशन करते समय मतलब जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो जो हम बताते रहते हैं उन चीजों को आप ध्यान रखो, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कभी कभी तो कैलकुलेशन कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिए भी जाते हैं, तो उसमें तो करना ही पड़ता है। अब जैसे यही है, अब जैसे पता लगा आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे ये सब चीजें प्रैक्टिस से आ जाती हैं, कैलकुलेशन अगर आप करते रहते हैं तो आपको समझ में आ जाता है हमें करना क्या। अब पता लगा ध्यान नहीं दिया, 16 को पहले 2 से गुणा कर दिया 32, फिर 32 को गुणा कर रहे हैं 83 से, ठीक है। तो अब ऐसे करोगे तो ये तो फिर फालतू का काम हो रहा है ना, क्योंकि आपको पहले ये देखना चाहिए कि क्या इसमें कुछ इजी हो सकता है। जैसे हमें करना हो तो हम पहले 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 25 दिख गया, 25 गुना 50 सीधे सीधे पता है। फिर 5 आ गया, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू 5 मतलब 8 आ जाएगा, तो वो मतलब आसानी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब पता लगा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया आपने खुद ही कैलकुलेशन को, तो फिर वो कठिन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करते समय इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय p, मतलब ये चेंज इन मोमेंटम दिया गया है, ठीक है, चेंज्ड बाय p लिखा गया है, मतलब एक तरह से ये डेल्टा p की वैल्यू आपको दी गई, चेंज्ड बाय p लिखा गया ना, तो इसका मतलब ये डेल्टा p या dp कुछ भी बोल सकते हैं, चेंज की वैल्यू दी गई। Then the de Broglie wavelength associated with it changes by 0.5%, मतलब बहुत स्मॉल चेंज होता है 0.5 का। The initial momentum of electron will be, तो अब आप देखो यहाँ पे उसने चेंज लिखा है, हमें ये नहीं दिया कि क्या चीज बढ़ा रहे हैं क्या चीज घट रही है, क्योंकि एक चीज तो हमें पता है कि अगर हम मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं तो घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, तो अगर हम मोमेंटम बढ़ा देंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, मोमेंटम कम कर क्योंकि इनवर्स में है ना, और मोमेंटम कम कर देंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड पे ही फोकस करेंगे क्योंकि उसने चेंज कुछ दिया नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p, या फिर p इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो हम इसे लिख सकते हैं h और लैम्डा टू द पावर -1। अब जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन है तो उसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, या तो वो x वाला कॉन्सेप्ट है और या फिर वो डिफरेंशिएशन वाला, तो चूंकि 0.5 है तो हम अदर कॉन्सेप्ट पर क्यों जाएंगे, हम सीधे डिफरेंशिएट करके देख लेंगे, dp डिवाइडेड बाई p जैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब जैसे वहां बताया गया था लीनियर मोमेंटम में, कांस्टेंट टर्म हटा दिया जाता है, माइनस पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा d लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर लें, क्योंकि कुछ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया नहीं गया तो हम अपने आप नहीं लेंगे, ठीक है, तो हम लोग लगा देते हैं मॉड। समझ गया ना कि मॉड क्यों लगाया गया, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो उसने देखो कहीं माइनस दिया भी तो नहीं है, ये ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूज किया गया हो, कंफ्यूज वो नहीं करेगा, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो अगर ऊपर कुछ देगा तभी नीचे वैसा आपसे पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, तो ये जो यहाँ पर है ये क्या है, ये है चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है चेंज है, ठीक है, और ये क्या है इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल, यही तो लिखते हैं हम ना, ये चेंज लिखते हैं इनिशियल, और अगर परसेंटेज लिखना होता है इनटू 100 कर देते हैं। तो आप यहाँ पर dp की जगह पर चेंज आपको क्या दिया गया p, तो आप p रखेंगे और नीचे स्मॉल p जो कि हमें निकालना है, और d लैम्डा अपान लैम्डा 0.5 डिवाइडेड बाई 100, ये तो सब याद ही होगा आपको कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 100 से डिवाइड कर देते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाना होता है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सब चीजें हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू अगर आप देखो तो 100p डिवाइडेड बाई 0.5 होगा, दैट मीन्स 200p फर्स्ट।